नमस्कार दर्शकों। आज हम एक ऐसे विषय की जानकारी आपको उपलब्ध कराने के लिए हाजिर हुए हैं कि जिसका बार बार हम लोगों को लोग कह रहे थे कि इसकी बात करें और इसके बारे में जानकारी हासिल करें। तो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अनिल चिक्कारा साहब, जो फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। चिक्कारा साहब, आपको नमस्कार सर। नमस्कार। और आज जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं, जो बसें चलती हैं, और देखिए बस बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो सवारियों को इधर से उधर ढोती है। तो पिछले कुछ सालों में बसों में बहुत कुछ बदलाव आए हैं, कई तरह के बदलाव आए हैं। इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। उन सवालों को मैंने सजोया है और एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चिक्कारा साहब, क्या जी। ये सभी को लगता है, आपको भी हमें भी सबको लगता है हम्म, कि पिछले 15-20 साल में बसों के मामले में बहुत कुछ बदलाव आया है? ऐसा क्यों? बिल्कुल जी। और जी। जी। आ, नमस्कार सभी दर्शकों को। और क्योंकि ये इशू एकदम अचानक ऐसा आया है कि जिसमें हर एक लोगों को लगा कि ऐसा क्या है इन नई स्लीपर बसों में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ों में बताऊं कि हमारे देश में जो बस की डिपेंडेंसी है वो बहुत अधिक हो गई है। और हमारा रोड जब से हाईवे बने हैं, और हाईवे बनने के बाद में आज हमारी जो बसें हैं वो ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपको कंफर्टेबल है। आप अगर जिस तरह से अभी हमारा छठ पूजा का आजकल टाइम चल रहा है, या जिस तरह से कुंभ का टाइम में आया, तो हमारा जो पैसेंजर है उसकी डिमांड हमारे जो रिसोर्सेज के से बहुत अधिक हो चुकी है। तो अब जो हमारा रेलवे है, रेलवे पूरी नहीं कर पाया। अब इवन आपका बिहार के लिए 12,000 ट्रेनें लगाई, फिर भी हजारों बसों की जरूरत पड़ी है जो बिहार छठ पे गई। कुंभ के अंदर पूरे देश से बसें आ रही थी क्योंकि रेलवे सिस्टम, एयर सिस्टम फेल हो चुका था। और मुझे जो बताया गया कि कुंभ में कर्नाटका से भी बसें आ रही थी, केरल से भी बसें आ रही थी। तो अब बस की डिपेंडेंसी इतनी हो गई है कि अगर हम पर डे का हिसाब लगाएं तो पूरे देश में बाई एयर सिर्फ मतलब आधा करोड़ या 50 लाख आदमी ट्रेवल करते हैं। ट्रेन में 2.5 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं, मेट्रो में 1 करोड़ करते हैं, और बस में 40 करोड़ करते हैं। मतलब 40 करोड़ में रोडवेज की भी बसें आ गई, लोकल बसें भी आ गई, यानी कि जिनको जो ट्रेवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना था। तो हम देख सकते हैं कि कितनी अधिक किसकी डिमांड है और डिपेंडेंसी है। अब बात पड़ी कि जब इंटरसिटी के अंदर व्यापारी भी आता है, टूरिस्ट भी आता है, रिलीजियस आदमी भी आता है, नौकरी पेशा वाला भी आता है, तो उनको क्या है कि अगर वो जैसे ट्रेन का टाइमिंग कई बार सूट नहीं करता, उन्हें होटल का भी एक वो जरूरत पड़ती थी। तो व्यापारी लोग जैसे अगर दिल्ली से 5,000 किलोमीटर तक के भी जो लोग हैं वो ओवरनाइट ट्रेवल करते हैं। वो सीट पर बैठ जाते हैं और स्लीपर कोच में, और बैठने के बाद सुबह दिल्ली उतरते हैं या दिल्ली से रात को चलते हैं। अपनी जो भी 800, 900, 1000 किलोमीटर की जगह जो होती है तो वहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं, और बहुत अधिक ये ट्रेवल का बिजनेस शुरू हो चुका है। अब रही बात कि कंफर्ट देने के चक्कर में हमारा जो बस का सिस्टम था उसके अंदर सेफ्टी के ऊपर कंप्रोमाइज होने लग गए। और सेफ्टी के कंप्रोमाइज होते ही जो पिछले कुछ घटनाएं हुई है, एक राजस्थान में हुई जिसमें 19-20 आदमी की डेथ हुई। इसी तरह से एक हमारी आंध्रा में एक हफ्ता पहले भी, बल्कि कुछ ही दिन में वहां हुई। अच्छा, फिर एक लखनऊ में हुआ है जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। और कल एक राजस्थान में हुई जिसमें बस के ऊपर मोटरसाइकिलें रखी थी, गैस के सिलेंडर रखे थे, वो हाई टेंशन से
टकरा गई और उसके अंदर भी 4-5 आदमियों की डेथ हो गई और कैजुअलिटियां अधिक है। तो कहने का मतलब है कि जो बसों के साथ जो सुरक्षा मापक हमारे को प्रिवेंशन थे वो कंप्रोमाइज होते चले गए, और इसमें हर एक स्टेक होल्डर का रोल है, जी सरकार का भी है, ऑपरेटर का भी है, बस के जी बॉडी बिल्डर का भी है। जी जी, आपने तो ये वजह है। जी आपने ये बात बड़े विस्तार से कही। और ये जो सेफ्टी कंसर्न है, ये सबका उतने सबके लिए उतनी ही चिंता की बात है कि जितनी खुद बस ऑपरेटर्स के लिए है, बस के चालक के लिए है, या बस के कंडक्टर के लिए है, उनकी भी जान जोखिम में रहती है। तो जी एक बिल्कुल बिल्कुल। चीज आपने जब कही कि कितनी तरह की बसें होती है, तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। जी एक, एक बार एक डेलीगेशन आया था फ्रांस का इंडिया जी। में, और मैं उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो हम जी। दिखा रहे थे उनको। तो हम्म। वो एक बात पे अटक गए कि उन्होंने देखा कि जो बस की चेसिस, जो जिसको हम बोलते हैं, जो उसकी मेन हम्म। बॉडी आती है, चेसिस जी कहते, तो वो कहते हैं कि इसी चेसिस के ऊपर तो ट्रक बनता है, बिल्कुल। जी इसी चेसिस के ऊपर बस बनती है। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। जी तो फिर बिल्कुल बिल्कुल जबकि बिल्कुल। दोनों की का उद्देश्य अलग अलग है, एक सामान ढोने के काम आता है और सवारी के लिए जी कंफर्ट हाँ। चाहिए। कंफर्ट चाहिए, तो ये जी हाँ। दोनों एक जैसा कैसे है? पर आज हम हम्म। देखते हैं कि बहुत ही कंफर्टेबल बस भी है, और बस पूरी कंप्लीट बन के आती है। हाँ। केवल चेसिस के ऊपर कुछ लोग हम्म। उसको बॉडी को चढ़ाते नहीं है, बनाते नहीं है, पर बस ही तैयार हाँ। होके आती है और कंफर्ट भी है। तो आगे हम बढ़ते हैं, और आप थोड़ा सा ये जो परमिट सिस्टम है इसके बारे में बताएं। हमारे दर्शक इसके बारे जी में क्लियर नहीं है कि बस के जो परमिट्स हैं इंटर स्टेट, वो क्या है, कैसे है, कहाँ चलती है, कहाँ नहीं चलती है इन परमिट से। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। हम्म। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमिट हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्टेज कैरेज परमिट। तो स्टेज कैरेज परमिट आपने देखा होगा कि हमारा जैसे दिल्ली से आपकी देहरादून चलती है, तो देहरादून में आप दिल्ली से बैठते हैं, आपको बीच में मेरठ भी आता है, सहारनपुर भी आता है, रुड़की भी आता है। तो ये सारे सारे जगह को हम स्टेजेस बोलते हैं। तो स्टेजेस का मतलब हुआ कि जितनी दूर जाना है उतनी दूर का आपको किराया देना है। तो ये बसें चाहे हमारा दिल्ली के अंदर डीटीसी चलती है, या आपका उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम के अंदर जो बसें चलती हैं, तो वो स्टेज कैरेज है, ऐसा रोडवेज जिसे बोलते हैं। तो रोडवेज की बसें हो गई जो कि भी आपको उतना ही किराया दें जहां तक कि आपको जाना है। अब बात आती है इंटरस्टेट सर्विसेज की। तो मैं आपको फैक्ट बताऊं कि इस प्रकार के परमिट की डिमांड भारत सरकार से बार बार की गई, और भारत सरकार इस इंटरसिटी परमिट को देने में अभी तक असमर्थ थी। अब इन्होंने क्या किया, एक ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होता है। ऑल जी इंडिया टूरिस्ट परमिट का मतलब होता है कि जैसे हर जगह पे कहीं ना कहीं मंदिर भी हैं या टूरिस्ट पॉइंट भी हैं, तो अब उनको लाने ले जाने के लिए एक सर्विसेज आप दे सकते हैं। और उसमें सर्विसेज में ये होता है कि आपका एक मतलब जैसे आजकल ऐप आ गए, आपने देखा हो कि बहुत अच्छे तरीके के ऐप आ गए। आप अगर उनके बस वालों के साथ क्लाइंट एनरोल्ड है, तो वो दैट कम्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट को जब हम शहरों के बीच में चलाते हैं, उसका पर्पस होता है कि टूरिस्ट प्रमोट करना, टूरिज्म को प्रमोट करना। तो उसी की एक तरह से आड़ में हमारा ये इंटरसिटी सर्विसेज शुरू हो गई है। और मिनिस्ट्री ने एक इसमें छोटी सी तब्दीली भी की है कि ऑल इंडिया परमिट में एज पर द केस करके भी, तो यानी कि उन्होंने छोटी सी मॉडिफिकेशन की, लेकिन इसे एक्सक्लूसिव परमिट नहीं बनाया। तो जिसकी वजह से अब क्या है कि इट इज अनरेगुलेटेड, यानी कि इसके ऊपर पूरी तरह से मजबूत कानून ही नहीं है। अगर हमारे पास इंटरसिटी परमिट अलग से मिल जाए,
तो हमारा परमिट के साथ में उसकी कंडीशन भी मिल जाएगी। और उसकी कंडीशन में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको पैसेंजर की सर्विसेज क्या क्या देनी है और कैसे उनका ऑडिट होना है, कैसे उनको इंश्योर करना है, कैसे उनकी बॉडी बननी चाहिए, कैसे जो भी हम आज जो भी हम चर्चा करेंगे या अखबारों में जो भी खबरें आई हैं, मीडिया पे जो आई हैं, हम लोग सिस्टम को हम लोग दोष देना शुरू कर देते हैं कि भी उसने उसकी खराबी है, इसकी खराबी है, उसकी। लेकिन अभी अगर अगर हम इसको फंडामेंटल सिस्टम के तहत चलाएंगे तो सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन भी उसी के साथ हो जाएगा। जी, आपने ये बात बड़े विस्तार से बताई, पर एक सवाल और भी लोग पूछते हैं कि जी बसों के ऊपर गैराज लॉक क्यों नहीं लागू होता। जी। होता ये है, अभी पीछे पीछे तो नहीं, कई सालों की बात है, 10-12 साल तो हो गए होंगे। उस वक्त एक रीसेटलमेंट कॉलोनी जिसमें कुल 23 गज का प्लॉट है, 23-24 गज का, जो रीसेटलमेंट में दिया, हम्म। उस पे 20 या 22 जो बसें थी वो रजिस्टर्ड थी। हाँ जी। अब होता यह है कि उनकी जगह नहीं है पार्किंग की, और उनको परमिट जी मिल हाँ। जाता है, बस लेके आ जाते हैं। अब वो बस कहीं हाँ पार्क हाँ। पे खड़ी करेंगे, कहीं रास्ते में खड़ी जी करेंगे, हाँ। और वहीं पे जी ओपन में नहाते धोते हैं, लोगों को बुरा जी लगता हाँ। है। तो जी हाँ। जी कुछ लॉ में ये भी चेंज होना चाहिए कि भाई, बस की जब तक प्रॉपर पार्किंग की आपके पास जगह नहीं है, तो ऐसी बसों को जी। परमिट भी नहीं देना चाहिए। इसमें आपका जी क्या हाँ। विचार है? मैं आपको बताऊं कि जहां तक पार्किंग की जगह की बात है, तो इस तरह का प्रोविजन अभी है। ये जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, तो जब वो रजिस्टर कराता है तो उससे पूछा जाता है कि आप अपनी गाड़ी को कहाँ पार्क करेंगे। तो पार्क करने के लिए वो एक रसीद ले आता है, जो 100-200 रुपए की, जैसे आपकी मजनू का टीला की पार्किंग है, तो मजनू के टीले की पार्किंग की वो रसीद ले आएगा और कह देगा ये लो जी, मैंने महीने का आप उसको किराया दे देता हूँ। अब वो पर्ची एक सबूत है। अब सबूत होने के बाद में वो उस महीने खड़ी करे या ना खड़ी करे, वो वहां पर फिर अब सिचुएशन आ जाती है। अगर मान लिया वो रहने वाला सपोज नजफगढ़ का है और वो दिखाता है कि जी मैं तो मजनू का टीला में पार्किंग में खड़ी करूंगा, तो अब वो मजनू नजफगढ़ से तो यहाँ खड़ी करने आएगा नहीं। तो अब यहाँ एक वायलेशन है। ट्रांसफर एसटीए जब परमिट देती है तो उससे जगह पूछती है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूं, इन बसों में एक और सिस्टम लगा है, जीपीएस सिस्टम। तो जीपीएस में की सिस्टम की लोकेशन भी आ सकती है, उसके बेसिस पे हमारा ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनकी चालान भी कर सकता है कि आपने प्रॉपर जगह पर खड़ी की है कि नहीं। तो लेकिन मैं आपको साथ में इस चैनल पे बताऊं कि हमारा जो जीपीएस सिस्टम है उसका कंट्रोल रूम बना ही नहीं है। अभी यानी कि तक। आपने जीपीएस लगाया, उसको मॉनिटर कहाँ करेंगे, वो है ही नहीं। अब जी। और फिर दूसरी बात, ट्रांसपोर्टरों ने भी वो जीपीएस को सिर्फ गाड़ी लगवा लेते हैं और उसके बाद में उसे कटवा देते हैं। तो जहां तक मैं आपको बताऊं, हमारे जीपीएस की जो कंप्लायंस है, एक्सेप्ट स्कूल की बसों की थोड़ी सी, अगर हम तो सारी बसों की बात करें तो 5% भी नहीं है। 5% की गाड़ियों पे जीपीएस वर्किंग कंडीशन में है, अदरवाइज है भी नहीं। और दूसरी बात, हमारी सरकार ने भी कंडीशन तो लगा दी, लेकिन इनको मॉनिटर करने के लिए जो कंट्रोल रूम होने चाहिए थे वो भी नहीं बने। तो लेकिन मॉनिटरिंग के पार्किंग लिए। वाला जो है नहीं हो पाया। जी जी। वहां मैं पर कागजों में पूरा है, कागजों जी। में हर गाड़ी के पास पार्किंग यानी कि, ऑफिशियल जगह पर खड़ी करने की वो अंडरटेकिंग मिलेगी। हाँ, मॉनिटरिंग प्रॉपर है, क्रॉस चेक भी करें, केवल एक पर्ची आधार नहीं हो सकता। क्योंकि ज्यादातर जो कॉलोनी के लोग हैं, जो जी रेजिडेंट हैं, वो बड़े दुखी होते हैं, जहां तहां पार्क करके चले जाते हैं, कहीं पार्क के अंदर, कहीं कुछ। और फिर ओपन में जिस तरह से व्यवहार रहता है बस कंडक्टर का, वो अलग ही है। बस। जी वैसे जी छिकारा साहब, ये ऑपरेटर्स के लिए जी। नॉर्म्स क्या है, मोटी मोटी, ये हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं।
मैं आपको बताऊं कि ये वाली जो गाड़ियां हैं इनके अंदर आपका जो स्लीपर कोच में, तो इन दो तरह के नॉर्म्स होते हैं। एक होता है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का, तो उसी के अंदर ये लोग काम करते हैं। और उसी में एक बस की फैब्रिकेशन आई है, एक होता है AIS 052, यानी AIS 52, और स्लीपर बसों के लिए होता है AIS 119। तो 119 में हमारी स्लीपर बसें बनती हैं, और इसके अंदर जरूरी होता है कि एक टॉयलेट भी हो। टॉयलेट भी इन गाड़ियों में ऑलमोस्ट काफी गाड़ियों में टॉयलेट बनाने की सुविधा पीछे से बन के आ रही है। दूसरा है कि इनके अंदर फायर रिटार्डेंट सिस्टम होना चाहिए। तो फायर रिटार्डेंट सिस्टम का ये कंप्लायंस तो देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो रेक्सिन है, जैसे वो रेक्सिन या जैसे प्लाईवुड है या कोई और प्लास्टिक का मटेरियल है, तो उसमें तो फायर रिटार्डेंट का मतलब है कि उसमें जल्दी से आग ना लगे। अब वो कितना क्वालिटी का लगा रहे हैं वो मतलब हम चेक नहीं कर पा रहे। और बॉडी बिल्डरों के यहाँ पर भी AIS 119 या AIS 52 की चेकिंग हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग से की जानी चाहिए, जो नहीं की गई। और मैं आपको और बताऊं, हमारे ज्यादातर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी नहीं पता कि उन्होंने बॉडी बिल्डरों का ऑडिट और इंस्पेक्शन करना है और क्या क्या चीजें करनी है। तो क्योंकि हमारा जो अभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजों पे ध्यान दे रहा है, रजिस्ट्रेशन पे, लाइसेंस पे और एक एनफोर्समेंट पे। बाकी की चीजें जो इस तरह की हैं, जो टेक्निकल और सेफ्टी मेजर की चीजें हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है पुणे की CIRT। CIRT इन बॉडी बिल्डरों को अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद उसको भी एक ऑडिट करना चाहिए होता है, लेकिन ना वो ऑडिट मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज में, इन बॉडी बिल्डरों के ऑडिट हुए ही नहीं हैं। ये बड़े और अफसोस की जहां बात तक है। बात ये बड़े अफसोस जी की बात है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, और एक बस जी में इतने लोग चलते हैं, 50-60, और जी उनकी जो जिंदगी है उसके साथ इस तरह की खिलवाड़ हो रही है। इस पे तो सीरियस स्टेप्स प्रशासन को लेने ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं चिक्कारा साहब, मैं भी देखता हूँ, जी और पहले जो है गाड़ी में इमरजेंसी जो गेट लगे होते थे, कि इमरजेंसी खिड़की है, जी हाँ लिखा हाँ रहता था कई जगह कि जी इससे आप कुछ बात हो जाए तो कूद कर निकल जाए। ये कर आजकल गाड़ियों में वो कहीं नजर हाँ नहीं जी। आ रहा है इसका। हम या हमें नजर नहीं आ रहा है या है ही नहीं। ये हुआ क्या है गाड़ियों में? ये ये इसकी भी आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं। हाँ, हुआ ये था कि जो अभी मैं आज से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो 25 साल पहले ये बसें जो थी लोकल बॉडी बिल्डरों के यहाँ बनती थी, और उसमें एक इमरजेंसी गेट होता था। इमरजेंसी गेट सबको दिखाई देता था, और उस पर लिखा होता था इमरजेंसी गेट। एक हैंडल भी होता था साइड में से, जी। और उसके अंदर से कई बार मतलब लोग जैसे चेक करते थे उसे, तो अंदर इमरजेंसी हो जाए तो सड़क पर सुरक्षित वो कूद के निकल सकता है। जी। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि वोल्वो बस का एक नए सिस्टम था, वो नहीं है, वो इंटीग्रेटेड बॉडी की थी। तो इंटीग्रेटेड बॉडी के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमारा इमरजेंसी सिस्टम जो वो है पीछे का शीशा, पीछे के शीशे को आप तोड़ो, और तोड़ के उसके साथ कोई लोहे का यंत्र भी कहा जाता है कि लगा है, कि आप इसको तोड़ो। शुरू में जो बिल्कुल पहली मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, 8 की, नहीं 2001 की, और जी। 1999 की। तो तब ये गाड़ियां आई। आने के बाद में हमने कहा कि भाई इन गाड़ी में तो इमरजेंसी गेट है नहीं, और ये गाड़ियां रजिस्टर ही नहीं हुई। हालांकि हमारे ये बात तो मंत्री साहब पे भी गई, तो हमने मंत्री साहब को भी बता दिया कि इमरजेंसी गेट नहीं है, हम ये गाड़ियां रजिस्टर नहीं करेंगे। यानी कि हमारा जो उस टाइम में जब मैं MLO था, हमें क्या है कि इन गाड़ियों को नहीं करना। जी।
रजिस्टर। फिर उसके बाद में ईमेल शुरू हो चुकी थी, ईमेल आती थी। तो ईमेल हमारे को ARI कि जी ये वाला जो इमरजेंसी सिस्टम है हमने इसको पास किया है, इसका प्रोटोटाइप है, और ये वर्ल्ड में जो सिस्टम है, जो वर्ल्ड में हमारा है कि वहां पर भी हम शीशा तोड़ के हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तो अब क्योंकि ARI ने उसको पास किया, ARI ने उसको कमेंट दिया, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको पास किया। लेकिन उस टाइम भी एक एप्रीहेंशन थी कि शीशा टूट के अगर 10 फुट 11 फुट से आदमी कूदेगा तो कूद के तो वो वैसे ही उसके हाथ पैर टूट जाने। तो बट ये वाला फॉलो किया सभी ने, और आज की तारीख में हर एक आदमी ने कह दिया कि जो हमारा शीशा है, शीशा तोड़ो और बाहर निकलो। और आपने देखा होगा कि अभी ये जो गाड़ियों में एक्सीडेंट हुए हैं उनके अंदर वो शीशे तोड़ के पैसेंजर नहीं निकल पाए। और ये वाला बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ये हमारी पूरे पूरे सिस्टम में इमरजेंसी गेटों को एक बंद करा के और एक इमेजिनरी स्थिति में आ गए कि आप कस्टमर अपने आप को आग से बचाएगा या उसका हथौड़ा ढूंढेगा, और फिर हथौड़ा मिले ना मिले या उसे शीशा तोड़ेगा कैसे, ये सारी एक्टिविटी इतनी आसान नहीं है। तो आपके माध्यम से ये बात को बहुत हायर लेवल पे पहुंचाई जाएगी। जी जी। चिकारा साहब, ये बड़े जी। अफसोस की बात है कि मुझे नहीं लगता कि बाहर तो ये इमरजेंसी वाला जो है ये कन्वीनियंट होगा, पर हम्म। यहाँ पे अभी ये हमारी लोगों की पहुंच में है, समझ अंडरस्टैंडिंग में है, ये इसमें समय भी लग सकता है। तो अच्छा, एक बात बताएं, बड़े अफसोस की बात है कि पीछे ये फायर के इंसिडेंट हम्म। बहुत बढ़े हैं, जी आग जी। लगने के। इनका आपकी दृष्टि में क्या कारण है कि ये आग के जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ रहे हैं? ये इंसिडेंट्स अभी तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे इंसिडेंट्स तो पहले भी होते थे, लेकिन अब की बार जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो थोड़े से बड़े हुए हैं। और ये क्योंकि फैटलिटी की संख्या बड़ी है और लगातार हो गई है, और मीडिया में कुछ आज अब तो ऐसा हो रहा है कि हर रोज एक न्यूज आ रही है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा प्रेस कवरेज की वजह से है। बट अब मैं इनमें आग लगने के जो तरीके बताता हूँ कि क्यों हो रहे हैं। जी जैसे एक बस थी वोल्वो टाइप की, आपने देखा वोल्वो, वो कंपनी से वो जो बनी हुई है वो स्वीडन की बसें हैं, और वहां से की टेक्नोलॉजी पे हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम आया। तो अब क्या हुआ कि वो तो अपना सिस्टम लगा रहे हैं, लेकिन लोकल बॉडी बिल्डर ने इसको वही सिस्टम पे यहाँ पर भी लगा दिया, और एक बस में 12 टन के AC लगे। 12 टन का AC आप समझ सकते हैं कितना भारी भरकम है। और अगर आप देखा होगा बैंक्वेट हॉलों में भी आग लगती है, और कहीं तो जहां पर अगर एयर कंडीशन की आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे, आप घर के भी एयर कंडीशन की सर्विस नहीं कराएंगे, और तो आप समझ सकते हैं कि घरों में भी आग लगती है। यही वजह हमारा बसों में है। बसों में जो सर्विस कराने का मतलब जो होता है वो सिर्फ गाड़ी धो ली, साफ कर ली, और लेकिन जो गर्त, आप समझ सकते हैं कि सड़क पर कितनी ज्यादा रेत मिट्टी होती है, तो उसके भी जो जो हमारे कंडेंसर हैं उनकी सफाई की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो वायरिंग और कनेक्टर, जो रिले इसके अंदर लगी हैं, वो कितनी क्वालिटी की हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग तो पहले तो वो वायर ठीक नहीं लगी। अच्छा, वायर ठीक लगी तो कनेक्टर जो है वो सील्ड है कि नहीं है, और वो कनेक्टर की भी एक अपनी लाइफ है। घरों में भी आपने देखा होगा, अगर आप अपने बिजली के हीटर या प्रेस वगैरह जो लगाते हैं तो प्लग में स्पार्किंग होनी शुरू हो जाती है, और हम घर में से तो वो दिख जाता है लेकिन बस में दिखाई नहीं देती। बस में तो वो स्पार्किंग होने के बाद आग ही लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस 3 तरह की होती है। एक तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कि टूट फूट हो गई है तो आप करें। एक होती है हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कि भाई जी हम पहले ही ठीक करके रख लें कि भाई ये चीजें हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। एक होती है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में ये होता है कि इस पर्टिकुलर चीज की इतने साल लाइफ है,
इसकी इतनी किलोमीटर लाइफ है, तो आप उसको बदल दो, तो नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये वाली चीजों का जो कंसेप्ट हमारे ऑपरेटर्स में आया है वो नहीं है, और ना रोडवेज में है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हमारे जो ये सिर्फ प्राइवेट बसों की समस्या नहीं है, रोडवेज में भी इसी तरह से लोग ओवरलोडिंग हो रही है, और डिमांड और सप्लाई की बात है। अब जहां तक मैंने आपको बताया कि 40 करोड़ लोग इसमें जब चल रहे हैं ट्रेवल में, और डिमांड तो अभी इससे 4-5 करोड़ की ज्यादा है, तो हम इसीलिए तो ठूस ठूस के लोग भरे जा रहे हैं। तो और ओवरलोडिंग भी हमारी इन बसों में हो रही है। लोग तो लोग, और सामान बहुत होता है। तो सामान की अब और आपको एक मैं तो जितना ये भी जानता हूं कि कई लोगों का तो व्यापार इसी पे चलता है। वो खुद नहीं होते, जी पर उनका सामान बस ही लेती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जी तक। वहां उतार लेते तो हैं, ये इधर से चढ़ा देते हाँ हैं, और उसका वो अलग बिल्कुल। से। हाँ अब इन्होंने गुड्स कैरेज बनाना शुरू कर दिया, और ये उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है कि वैसे सभी जगह पे है कि इसकी छत के ऊपर आप 4-4 फुट का सामान रखे हुए हैं। अब ये जैसे राजस्थान में कल की जो खबर आई है, उसके जी अंदर 4 मोटरसाइकिलें छत पे रखी हुई थी, गैस के सिलेंडर उसके ऊपर रखे हुए थे। तो और जो सामान भी है व्यापारियों का, अगर आप देखेंगे कि बॉर्डर जैसी बॉर्डर के पास लोग बड़े बड़े ट्रक को लेके खड़े होते हैं, और वो बसों का इंतजार करते हैं कि कौन सी बस आए और उसके अंदर हम उसको सामान रख दे। तो ये वाला चीज जो है हमारा लगातार चल रहा है। तो और ओवरलोडिंग की वजह से हमारे एक तो एयर रेजिस्टेंस आता है। आप समझ सकते हैं 4 फुट अगर ऊपर सामान रखा होगा, और उसके अंदर हवा हवा का ना एरोडायनेमिक्स होता है। आप देखिए ना बसों की शीशों में साइड के कर्वेचर गोल होते हैं, लेकिन सामान तो सीधा है। वो सीधा जो सामान है वो ज्यादा कहते हैं उसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देगा। ज्यादा होगी। और हाँ जी, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हमारी गाड़ी भी गर्म होगी। अगर आप इंजन की मेंटेनेंस नहीं रखेंगे, इंजन के तो क्या होगा कि इंजन गर्म होगा, इंजन जी गर्म होगा तो आग लगेगी। तो आग लगने का जो मेन कारण है वो टेम्परेचर शूट करना, और फ्रिक्शन होना, और तीसरा शॉर्ट सर्किट होना। तो ये सारी सारी चीजें हैं, और ये वे चीजें हैं जिनको हम अच्छी मेंटेनेंस से और अच्छे मतलब डे टू डे केयर से ठीक कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन, बॉडी बिल्डर इसका भी इंश्योर होना चाहिए। इसकी भी क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और अभी जो मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ज्यादातर स्टेट वालों ने क्या किया है कि जो टेक्निकल काम है हमारे, टेक्निकल कामों को नॉन टेक्निकल आदमियों को दे दिया है। तो जिसकी वजह से भी एक ये बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ हुई है। और एक और जो आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने क्या है कि प्राइवेट फिटनेस सेंटर दे दिए हैं। और दिल्ली की तकरीबन 20-25 हजार गाड़ियां जो बिहार में पास हुई हैं, या छत्तीसगढ़ में हुई हैं, गुजरात में हुई हैं, तो ये गाड़ियों पे गाड़ी गई नहीं, गाड़ियों का फिजिकल चेक भी नहीं हुआ, और वो गाड़ियां जो है वो पास हो गई हैं। तो ये जो आंध्रा की गाड़ी थी वो जो गुजरात में वो पास हुई है, और वहां पर कभी गई नहीं। तो ऐसा ऐसा भी एक पिछले दिनों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से एक जो भी नए फिटनेस सिस्टम को इजाद किया, उनकी मॉनिटरिंग ना होने की वजह से, कंट्रोल ना होने की वजह से हमारी जो गाड़ियों की रोड सेफ्टी के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए था, वो उसमें बहुत बड़ा कंप्रोमाइज हुआ है, जिसके ये रिजल्ट आ रहे हैं। जी जी। और चिक्कारा साहब, एक आखिर में सवाल, क्योंकि इस समय समाप्त होने की तरफ हम्म, बढ़ रहे हैं हम। अ, हम्म, ये जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं बसेस के, जी इनको जी जी कैसे अवॉइड किया जा सकता है? जी। रोड सेफ्टी मतलब रोड एक्सीडेंट का जो कंट्रोल है, देखा जाए तो जो डब्ल्यू कहता है, डब्ल्यू कहता है कि 95% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ह्यूमन
एरर की वजह से हो रहे हैं, ह्यूमन डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे जो अगर एक पिछले 2023 में एक सर्वे आया था जिसमें जापान का ड्राइवर सबसे अच्छा था माना गया था, सेफेस्ट माना गया था, और इंडिया का ड्राइवर सबसे वर्स्ट माना गया था। तो हमारे यहाँ पर स्किलिंग हुई नहीं है। एक हमारा डे टू डे जो लाइफ का जो एक तरीका है कि हम केयरलेस लाइफ जीते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट के डिस्ट्रैक्शन होने का, जिसमें कि हम ट्रैफिक के टाइम पे जितने अलर्टनेस की हमारे को जरूरत है उस पे ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है। पर उसके जो सीट बेल्ट है, तो सीट बेल्ट अब नहीं पहनेंगे और एक्सीडेंट होगा तो फिर उस टाइम पे फेटल एक्सीडेंट होगा। अगर हमारा सीट बेल्ट पहनी होगी तो हमारा एक्सीडेंट जरूर होगा, लेकिन हो सकता है वो फेटल ना हो। तो एक तो ये वाली बात है, और दूसरी बात है कि अगर हमारा अलर्टनेस पहले से रहेगी, अगर एक जापान का सिस्टम रहता है लाइफ का उनके, उसको बोलते हैं डेमिंग साइकिल। तो डेमिंग साइकिल में हम पूरी ट्रेवल की कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं और जी फिर उसके बाद में चलते हैं। जितनी भी रेस्ट्रिक्शन आती है तो उसको हम पहले से ही उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अपने उसमें सिस्टम में डाल लेते हैं, और वो पूरी हमारा जितना भी ट्रेवल टाइम रहेगा वो उस टाइम हम अलर्ट रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक पायलट है और एक ड्राइवर है। पायलट क्योंकि उसकी ट्रेनिंग और जो उसकी लाइफस्टाइल है वो हमेशा अलर्ट होने की है, और हमारा जो वर्ल्ड ओवर जो एयर ट्रेवल है वो बहुत सेफ माना गया है, क्योंकि उसका जो पायलट है वो हमेशा सेफ रहता है। प्लस उसकी गाड़ियां, जैसे एयरक्राफ्ट की हर जितनी भी जगह पे भी वो जाएगा, जितनी ट्रेवल वो करेगा, उससे पहले उसकी चेकिंग होगी, टेक्निकल चेकिंग होगी। हमारे यहाँ पर टेक्निकल चेकिंग का सिस्टम ही नहीं है। मैं सिंगापुर में था तो मुझे बताया गया कि जो जैसे डीटीसी की बस है, एवरी डे इट इज टेस्टेड फ्रॉम ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर, देन इट गोज टू द रूट। ये तो हमारे यहाँ तो ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम पूरे साल में नहीं। ऑटोमेटिक जी, टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑटोमेटिक टेस्टिंग का सिस्टम ये है कि आप को एक 30 मीटर की एक स्ट्रेच होता है, उसके अंदर गाड़ी 1 बाय 1 चलती है। जी उसी में उसका पोल्यूशन चेक हो जाता है, उसका ब्रेक चेक हो जाता है, उसका स्टीयरिंग चेक हो जाता है, उसका सस्पेंशन चेक हो जाता है, उसका हेडलैम्प चेक हो जाता है, और उसकी सारी चीजें हमारी वो उस ऑटोमेटिक सिस्टम से चेक होती जाती हैं। और वो सारा सिस्टम करीबन 8 से 10 मिनट लेता है। तो 10 मिनट में वो गाड़ी के अंदर कमियां जो हैं वो सिस्टम जैसे एमआरआई स्कैन करके बताता है, इसी तरह से वो सिस्टम हमारा बसों में चेक हो सकता है। और हमारे जो सिंगापुर का जो सिस्टम था, मैं खुद देख के आया था, तो वहां पर वैसा सिस्टम हम बना सकते हैं, क्योंकि जी जी हमारी एक्सीडेंट का हमें स्कोप छोड़ना ही नहीं चाहिए। हमारे पास ये होना चाहिए कि एक्सीडेंट ना होने के लिए जो भी हमारे को काम करने पड़े वो उसको करना जरूरी होगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जी कि हमारे एक AIS 35 आया है 2022 में। 2022 में ये है कि अगर बस में आग भी लग गई तो पहले तो उसके अंदर होता है फायर अलार्म सिस्टम। वो पहले बता देगा कि जी आग लग रही है, टेम्परेचर हो रहा है, धुआं हो रहा है, तो आप उतर जाओ। लोग उतर जाएंगे। फिर उसके बाद में वो सिस्टम, अगर जैसे चलती हुई गाड़ी टाइम नहीं मिला उसको एक कुछ सेकंड के बाद, जैसे बिल्डिंगों में लगा है कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में एक आपका एक पानी होता है जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, वो स्प्रे ये कर दिया जाता है। और वो बस में कहीं पे भी आग लगी होती है, इंजन सिस्टम में आग लगी होती है, तो स्प्रे नोजल से उसके पानी की बौछार करके उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो ये वाला सिस्टम में हमारे बॉडी बिल्डरों ने सिर्फ उसकी जो एक कंपनी वाले का वो लिख देते हैं कि जी देखो जी हमने रिलायंस आएगी। मैं इसलिए आपके चैनल को बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, क्योंकि आप चैनल को प्रैक्टिकल शेप देते हैं और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इसकी लाइकिंग बढ़िया है। और मुझे जी सोशल मीडिया से आपके आता है कि भाई अब क्या करोगे। अच्छा, इसके बारे में कब आप जो भी जैसे एक्सीडेंटों के बारे में आता है या 10-15 साल की लाइफ के बारे में आया, BS4 की गाड़ियों पे है, तो लोग ने अब ये
एक प्लेटफॉर्म बना लिया कि उनके क्वेश्चनों को हम फॉर्मली लोगों को जवाब दें। जी जी, धन्यवाद चिक्कारा साहब। और थैंक यू। आज समय थैंक समाप्त यू। होना जा रहा है, और आपसे बात करके ऐसा लग रहा था कि और बात करें और जाने, और अब अभी बहुत सारी बातें रह भी गई हैं। समय की जी बाध्यता जी है जी जी कि हम जी सर, उन जी सब सर। बातों को अभी आज इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाए, पर भविष्य में जी आप आते रहेंगे और हमें जी। इस तरह की बेनिफिशियल जानकारी देते रहेंगे। आज बस इतना ही।